अरमान जिम से आकर जल्दी से रेडी होने के लिए बाथरूम चला गया। 1 घंटे के अंदर अरमान रेडी हो गया था। मैं रूम में आया तो मायरा उठ गई थी। वो अपनी आंखें मसल कर देखती है तो अरमान आज इतनी सुबह सुबह ही रेडी हो गया था। वह इस वक्त मिरर के सामने खड़ा हुआ था और अपने हाथ में वॉच पहन रहा था। मायरा बेड से उठकर अरमान के पास आते हुए, आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरमान मायरा की ओर पलटते हुए बोला, एक ज़रूरी काम आ गया है ऑफिस में, तो बस इसलिए। मायरा थोड़ा और पास आते हुए बोली, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं जल्दी से आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ऐसे मत जाइए। अरमान ने मायरा के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं जान, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आई एम गेटिंग लेट। अरमान ने मायरा के माथे को चूमा और फिर झुककर मायरा के पेट को चूमते हुए बोला, प्रिंसेस, आप अपनी मम को ज़्यादा परेशान मत करना और उन्हें अच्छे से खाना खाने देना, ओके? इतना कह अरमान एक बार फिर मायरा के पेट को चूम लेता है। मायरा देख मुस्कुराती है और अरमान मायरा के माथे को चूमकर मुस्कुराता है और बाय बोलकर चला जाता है। सुबह के 10 बजे का समय हो रहा था। ऑफिस के मीटिंग रूम में अरमान मीटिंग में बिजी था। कुछ घंटे की मीटिंग के बाद अरमान अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अरमान ने कहा, कम इन। लिली अंदर आई और सीधे अरमान के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, हेलो अरमान। अरमान लिली की तरफ देखते हुए, हाय लिली, तो बेंगलुरु का प्रोजेक्ट कैसा रहा? मनाली से आने के बाद लिली बेंगलुरु वाले प्रोजेक्ट के लिए चली जाती है। वह जाना नहीं चाहती थी, वो तो यहाँ अरमान के पास रहकर काम करना चाहती थी, लेकिन अरमान ने उसे बेंगलुरु का प्रोजेक्ट हैंडल करने को दिया था, तो मजबूरन लिली को बेंगलुरु जाना पड़ा और आज ही वापस आई थी और आज ही यूएस जा रही थी। उसके डैड की तबीयत खराब थी, इसलिए वो जाने से पहले अरमान से मिलना चाहती थी। लिली अरमान को देखते हुए, प्रोजेक्ट तो अच्छा रहा। अरमान वापस से अपनी नज़र लैपटॉप पर गड़ाए हुए बोला, गुड। और प्रोजेक्ट पूरा हुआ? लिली नामे से हिलाते हुए, नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वैसे मैनेजर और कुछ एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देकर आई हूँ। वह क्या है ना, मुझे आज ही यूएस जाना है, डैड की तबीयत खराब है, इसलिए। लिली उठकर अरमान के पास आई और अरमान की तरफ झुककर उसके बालों में हाथ डाला तो अरमान ने लिली का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर कर दिया और कहा, ये क्या कर रही हो लिली, दूर रहो मुझसे। लिली के अचानक से इतने करीब आने से अरमान कुछ अनकंफर्टेबल हो गया था। उसे लिली की हरकत पसंद नहीं आई थी। लिली अपने दोनों हाथ दिखाते हुए बोली, रिलैक्स अरमान, वो तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ था, मैं बस वही साफ करने आई थी। अरमान अपने बालों में हाथ घुमाकर अपने बाल साफ करता है और कहता है, तो तुम मुझे दूर से भी बता सकती थी, पास आने की क्या जरूरत थी? लिली हल्का सा मुस्कुराते हुए, सॉरी बाबा, जो मैं तुम्हारे पास आई। ये कह लिली जाने के लिए मुड़ी और जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करते हुए वह सीधे अरमान की गोद में गिर गई और उसने अरमान की शर्ट को कॉलर से पकड़ लिया। अचानक लिली के ऐसे गिरने से अरमान ने उसे कमर से पकड़ लिया और लिली के इस तरह कॉलर पकड़ने से अरमान उसके चेहरे की ओर थोड़ा झुक गया। अगर कोई उन्हें इस वक्त देख ले तो यही सोचेगा कि वह दोनों किस करने वाले हैं। अरमान कुछ रिएक्ट कर पाता या लिली को खुद से दूर कर पाता उससे पहले एक जोरदार आवाज की वजह से दोनों का ध्यान डोर की ओर गया। मायरा, अरमान हैरान होकर धीरे से बोला और जल्दी से लिली को खुद से दूर किया और अपनी चेयर पीछे कर खड़ा हो गया। लिली भी खुद को संभालते हुए ठीक से खड़ी हो गई। फ्लोर पर मायरा का फोन पड़ा था, जो कि मायरा ने उन दोनों को साथ देखकर गुस्से में फेंकी थी, जिसे वह दोनों अलग हो जाएं। मायरा जब अरमान के केबिन का डोर बिना नॉक किए अंदर आई तो उसने अरमान और लिली को एक दूसरे के काफी करीब पाया। उन दोनों को इतना करीब देखकर वह गुस्से से भर गई। अरमान मायरा के करीब आते हुए बोला, मायरा तुम यहाँ कैसे? मायरा गुस्से से अरमान को देखते हुए बोली, क्यों नहीं आ सकती क्या? पीछे से लिली की आवाज आई, हाय मायरा। तभी रजत वहां आ गया। उसने अरमान से कहा, सर, सब कुछ रेडी है। अरमान ने कहा, हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर मायरा की ओर मुड़ गया। अरमान ने मायरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरा वेट करो, मैं बस 5 मिनट में आया। मायरा ने कुछ नहीं कहा और फिर भी अरमान ने उस पर एक नज़र डाली। वह अच्छे से जानता था कि मायरा इस वक्त क्या सोच रही होगी। वह उसके चेहरे को ही देखकर बता सकता था कि वह बहुत गुस्से में है। अरमान ने एक बार लिली की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। अरमान इतना बोलते हुए जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकल गया। अरमान के जाते ही लिली मायरा के पास आते हुए बोली,
वह मेरा पैर फिसल गया था और मैं अरमान की गोद में जा गिरी। सो प्लीज तुम कुछ गलत मत समझना, लिली ने एक्सप्लेन करते हुए इसलिए कहा क्योंकि वह अरमान के गुड बुक्स में रहना चाहती थी। मायरा ने लिली की किसी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और चुप खड़ी रही। मायरा को चुप देख लिली शैतानी मुस्कान के साथ चली गई। अरमान जल्दी से अपनी मीटिंग कैंसिल कर अपने केबिन में आया तो देखा मायरा वहां नहीं है। अरमान केबिन में मायरा को ना पाकर परेशान हो गया। उसने अपना फोन लेकर मायरा को फोन करना चाहा तो फ्लोर पर उसे मायरा का टूटा हुआ फोन दिखा। अरमान ने अब परेशान होते हुए कहा, जान तुम क्यों चली गई? मुझसे बात किए बिना कैसे जा सकती हो? अरमान केबिन से बाहर निकलता हुआ राघव को कॉल करने लगा, लेकिन राघव फोन नहीं उठा रहा था। जब तक अरमान अपनी गाड़ी तक पहुंचा तब तक उसने 3 से 4 बार राघव को कॉल किया, लेकिन राघव ने एक भी कॉल का आंसर नहीं दिया। अरमान को राघव पर बहुत गुस्सा आने लगा था। अरमान गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर घर की तरफ चल दिया। अरमान आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि उसे सामर्थ का फोन आया। अरमान सामर्थ का कॉल रिसीव करता है और उसे कुछ पूछता उससे पहले ही सामर्थ उस पर बरस पड़ा। सामर्थ, अबे साले कहाँ है तू? तुझमें थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं? इतनी दौलत कमाकर कहाँ जाएगा? माना कि तू बहुत बिजी रहता है, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त भाभी और अपने होने वाले बच्चे के लिए नहीं निकाल सकता? अरमान सामर्थ की बातों को समझ नहीं पाता। वह झल्ला जाता है और कहता है, अभी क्या बकवास कर रहा है? और अभी मेरे पास टाइम नहीं है तेरी बकवास सुनने का। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। चल अब फोन काट। अरमान फोन कट करता उससे पहले ही सामर्थ बोला, भाभी यहाँ अकेले हॉस्पिटल आई हैं, तू क्यों नहीं आया साथ में? सामर्थ की बात सुन अरमान चौंकते हुए बोला, क्या मायरा हॉस्पिटल आई है? वह भी अकेली? लेकिन क्यों? वह ठीक तो है ना? सामर्थ, भाभी बिल्कुल ठीक है, वह बस रूटीन चेकअप करवाने आई हैं। लेकिन तू कहाँ है इस वक्त? तुझे भाभी के साथ होना चाहिए था। अरमान, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तू मायरा का ध्यान रखना और उसे वहीं रोके रखना। सामर्थ, ओके, तू जल्दी आ। अरमान 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाता है और रिसेप्शन पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के बारे में पूछकर चला जाता है। अरमान गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के बाहर राघव को खड़ा देखता है तो वह उसके पास जाता है और गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे? राघव अपनी लाचारी बताते हुए, सर मैं मेरा फ़ोन मैम के पास है, जब आपने मुझे कॉल किया था तभी मैम ने मुझसे फ़ोन ले लिया। अरमान समझ गया था कि मायरा उससे बहुत गुस्सा है, तभी तो बिना बताए अकेले डॉक्टर के पास आ गई और राघव का फोन भी उसने ले लिया ताकि वह उससे बात ना कर सके। अरमान नोके बोल डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगता है। तभी उसे केबिन से मायरा और सामर्थ बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। अरमान को सामने देख मायरा अपनी नजरें फेर लेती है। सामर्थ अरमान को देख बोला, आ गया तू? अरमान मायरा के पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? फिर सामर्थ को देखते हुए, क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है ना? अरमान को इतना घबराया देख सामर्थ बोला, सब ठीक है, भाभी को रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था मैंने, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, बस तू भाभी के खाने पीने का ध्यान रख, थोड़ी वीकनेस है इनमें। भाभी का डाइट चार्ट डॉक्टर से पूछकर तुझे मैसेज कर दूंगा। फिर अरमान को मायरा की फाइल देकर कहता है, अब तू भाभी को लेकर जा और मैं भी अपने पेशेंट के पास जाता हूँ। इतना कह सामर्थ्य चला जाता है। सामर्थ्य के जाने के बाद अरमान मायरा को देखते हुए पूछता है, तुम बिना बताए क्यों चली आई ऑफिस से और डॉक्टर के पास भी अकेले आ गई? मुझे क्यों नहीं बताया? मायरा बिना अरमान को देखे, यही बताने आपके पास आई थी कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन आप कहीं और ही बिजी थे। यह कह मायरा राघव की तरफ चली जाती है और राघव को उसका फोन देकर उसे चलने को कहती है। अरमान मायरा के पीछे पीछे जाता है और जैसे ही मायरा गाड़ी में बैठने वाली होती है वैसे ही अरमान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ता है। मायरा अरमान की बाहों में छटपटाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे। अरमान चलते हुए, हिलो मत वरना गिर जाओगी। ये सुन मायरा शांत हो जाती है और अपनी बाहें अरमान के गले में डाल देती है। मायरा आसपास देखते हुए, प्लीज नीचे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं। अरमान मुस्कुराकर, तो देखने दो। अरमान गाड़ी के पास पहुंचकर मायरा को अपनी पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकालने को कहता है। मायरा गाड़ी की चाबी निकालती है और अरमान की तरफ बढ़ा देती है तो अरमान उसे डोर ओपन करने को बोलता है क्योंकि उसने अभी भी मायरा को अपनी बाहों में उठाया हुआ था।
मायरा गाड़ी का डोर ओपन करती है और अरमान उसे गाड़ी के अंदर बैठाता है और सीट बेल्ट लगाकर वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। घर पहुंचते ही मायरा गाड़ी से निकलकर सीधे अंदर चली गई। अरमान मायरा को आवाज़ लगाकर रोकता है, लेकिन मायरा उसकी एक नहीं सुनती और सीधे घर के अंदर चली जाती है। पूरे रास्ते भी अरमान ने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मायरा कुछ भी नहीं बोली और ना ही उसकी तरफ देखा। मायरा किचन से आइसक्रीम का बड़ा बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। उसका मूड बहुत खराब था। वो अरमान से बहुत गुस्सा थी, लेकिन उसका मन काफ़ी देर से आइसक्रीम खाने का कर रहा था। मायरा गुस्से में आइसक्रीम का बड़ा बॉक्स लेकर बैठी थी और चम्मच भर भर कर आइसक्रीम खा रही थी। उसे अरमान और लिली का इतना करीब आना याद आ रहा था, जिस वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। खाते वक्त उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अरमान ने मायरा को किचन से आइसक्रीम ले जाते देख लिया था। वो मायरा के पीछे जाता उससे पहले ही प्रिया जी ने उसे रोकते हुए पूछा, अरमान तुम आ गए और मायरा कहाँ है? अरमान, मायरा अपने रूम में है मॉम। प्रिया जी, मायरा ठीक है ना? और सारी रिपोर्ट ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? प्रिया जी के इतने सारे सवाल सुन अरमान बोला, रिलैक्स मॉम, सब ठीक है। मायरा भी और रिपोर्ट भी, बस थोड़ी वीकनेस है मायरा में, तो उसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। प्रिया जी, वह तो होगा ही, कुछ भी ठीक से खाती नहीं है। सुबह भी ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं खाया। अब लंच टाइम है तो तुम उसे लंच करवा कर ही जाना। अरमान हामे सिर हिला देता है और अपने रूम की ओर चला जाता है। रूम का डोर लॉक था तो अरमान खोल नहीं पाया। अरमान मास्टर की लेकर आया और रूम का डोर ओपन कर अंदर आ गया। अरमान अंदर आया तो उसने देखा मायरा बेड पर आलती पालती मारकर बैठी चम्मच भर भर कर आइसक्रीम खा रही है और साथ ही रो रही है। ये देख अरमान जल्दी से उसके पास आया और उसे आइसक्रीम का बॉक्स छीनते हुए बोला, क्या कर रही हो जान? इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। मायरा अरमान से वापस आइसक्रीम का बॉक्स लेते हुए, तो हो जाने दीजिए, आपको क्या, आप जाइए अपनी लिली के पास। यह क्या, मायरा फिर से आइसक्रीम खाने लगी। अरमान ने दोबारा से उससे आइसक्रीम का बॉक्स लेकर टेबल पर रखा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हारे सिवा मैं क्यों किसी के पास जाऊंगा? मायरा ने गुस्से से अरमान के हाथ को दूर किया और बोली, दूर रहिए मुझसे। इतना क्या, मायरा उठकर जाने लगती है तो अरमान जल्दी से उठकर उसके पास सामने आकर उसे रोकता है। जान, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो गलती से गिर गई थी और उसी टाइम तुम आ गई और तुम पता नहीं क्या क्या सोच बैठी। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मायरा गुस्से से बोली, क्यों आपने उसे अपने पास खड़ा रहने दिया? अगर वो आपके पास खड़ी नहीं होती तो आपके ऊपर नहीं गिरती। कोई अगर मुझे देखे या बातें करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, और मेरा क्या, मुझे तो जैसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको देखे, टच करे। फिर मायरा ने अरमान को कॉलर से पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर बोली, इतने इतने करीब थे आप दोनों, सोचा है मुझे कैसा लगा होगा? यह कह मायरा ने अरमान को खुद से दूर किया और रोने लगी। अरमान मायरा को चुप कराते हुए, जान प्लीज रोना बंद करो एंड ट्रस्ट मी। अरमान इससे आगे कुछ बोल पाता, मायरा अरमान के गले लग गई और बोली, ट्रस्ट है आप पर उस लिली पर नहीं। आप उससे दूर रहा कीजिए, मुझे अच्छी नहीं लगती लिली। अरमान ने मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अच्छा टेस्ट है, तो फिर मुझ पर गुस्सा क्यों आया? मायरा अरमान से दूर होकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्योंकि आप उसके करीब थे और वो आपकी गोद में। ये सिर्फ मेरा हक है, मेरे सिवा कोई आपके इतने करीब नहीं आएगा। अरमान मुस्कुरा दिया और उसने मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारे सिवा मैं कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। फिर अरमान मायरा को देखते हुए बोला, चलो अब खाना खा लो, भूख लगी होगी ना? मायरा हाँ में से हिलाती है तो अरमान मुस्कुराकर उसके होठों को हल्का सा चूम लेता है और नीचे डाइनिंग टेबल पर ले आता है। खाना खाने के बाद अरमान मायरा को रेस्ट करने का बोल ऑफिस चला जाता है। मायरा की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे। मायरा अब थोड़ी गोलू मोलू दिखने लगी थी। हालांकि उसका पेट अभी नजर नहीं आता था, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। गोलू मोलू मायरा इसलिए हो गई थी क्योंकि अरमान और प्रिया जी उसके खाने पीने के पीछे पड़े रहते थे। उसे टाइम टू टाइम खाना, फ्रूट, मेडिसिन सब कुछ दिया जाता था। मायरा का खाने का मन ना हो फिर भी उसे अरमान धक्के से खिलाता था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि मायरा खाने से बचने के लिए बहाने बनाती है और जितना हो सके वह खाने को
अवॉइड करती है। इसलिए अरमान और प्रिया जी उसके पास बैठकर उसे सारा खाना खिलाते थे। जब अरमान ऑफिस में होता तब प्रिया जी उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। आज अरमान की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मायरा को भी आज मनाली ऑफिस जाना था। अरमान मायरा को अकेले जाने नहीं देना चाहता था। मायरा अरमान की शर्ट के बटन बंद करते हुए, अरमान आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी, टाइम से खाना खाऊंगी, टाइम से मेडिसिन लूंगी, और मैं अकेली थोड़ी ना जा रही हूँ, राघव भी तो मेरे साथ जा रहा है। अरमान मुझे मन से मायरा को देखते हुए, मेरा दिल नहीं मान रहा तुम्हें अकेले भेजने का। ये मीटिंग इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अरमान मायरा को अकेले नहीं भेजना चाहता था। उसे पता था कि करण अभी मनाली में ही है। मायरा के साथ जाने के लिए अरमान ने अपनी मीटिंग तक कैंसिल कर दी थी। जब मायरा को रजत से पता चलता है कि मीटिंग अरमान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और उसके बावजूद अरमान ने मीटिंग कैंसिल कर दी है, वो भी सिर्फ उसके लिए मीटिंग कैंसिल कर रहा है, तो वह अरमान को इस मीटिंग में जाने के लिए मनाती है और उसे धक्के से रेडी करके ऑफिस भेजती है। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र रहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए अपनी मीटिंग छोड़कर मेरे साथ चलें। अरमान मायरा से, ठीक है मैं मीटिंग में ज़रूर जाऊंगा, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम अपना और हमारे बेबी का ध्यान रखोगी और तुम अनिल अंकल के घर रहोगी, कपूर निवास में नहीं। मायरा अरमान के होठों को हल्का सा चूमकर बोली, ओके पतिदेव, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना और हमारे बेबी का ध्यान रखूंगी। अरमान रेडी होकर बुझे मन से ऑफिस के लिए चला जाता है और मायरा मनाली के लिए निकल जाती है। मनाली, मायरा मनाली पहुंचते ही सबसे पहले ऑफिस जाती है। कुछ घंटे ऑफिस में काम करने के बाद मायरा ऑफिस से निकल जाती है। उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी, तो वो राघव को किसी रेस्टोरेंट में रुकने को बोलती है। मायरा रेस्टोरेंट पहुंचकर अपना खाना ऑर्डर करती है और खाने का वेट करने लगती है। मायरा अरमान को फ़ोन करने लगती है, लेकिन रुक जाती है। उसे याद आता है कि अरमान इस टाइम मीटिंग में होगा। यह सोचकर ही मायरा फ़ोन टेबल पर रखती ही है कि उसे मैसेज का नोटिफिकेशन मिलता है। मायरा मैसेज चेक करती है तो वह मैसेज अरमान का था, जिसमें लिखा था, इट्स टाइम फॉर योर लंच जान। मायरा अरमान का मैसेज पढ़ मुस्कुरा देती है और अपने पेट पर हाथ रख बोलती है, देखा बेबी, आपके डैड को कितनी फिक्र है हम दोनों की। डैड इतने बिजी हैं फिर भी उन्हें आपकी मॉम के खाने की फिक्र है। मायरा अरमान के मैसेज का रिप्लाई करती है, मैं लंच ही कर रही हूँ, क्या आप इस टाइम मीटिंग में हैं? अरमान इस टाइम मीटिंग में था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मायरा पर ही था। अरमान का फोन उसके हाथ में ही था। वह मायरा के मैसेज का ही वेट कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मायरा का मैसेज आता है। अरमान मैसेज पढ़ता है और रिप्लाई करता है, हाँ मैं इस टाइम मीटिंग में हूँ। मैसेज टाइप कर मायरा को सेंड कर देता है। खाना भी आ चुका था तो मायरा ने खाने के साथ अपनी पिक क्लिक कर अरमान को भेजा और साथ में मैसेज भी, आप अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए, हम बाद में बात करेंगे, ओके माय डियर हस्बैंड। मायरा का मैसेज पढ़ते ही अरमान के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह रिप्लाई करता है, ओके माय स्वीट वाइफी। मायरा अरमान का मैसेज पढ़ मुस्कुरा देती है, फिर फ़ोन साइड में रख खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद मायरा वेटर को बुलाकर बिल मंगवाती है, तो वेटर कहता है, मैम आपका बिल पे हो चुका है। मायरा चौंकते हुए, बिल पे हो गया, लेकिन किसने किया? पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने किया है। मायरा आवाज की तरफ मुड़कर देखती है तो वहां करण खड़ा था। करण को देख मायरा मुस्कुराते हुए बोली, करण तुमने क्यों पे किया, मैं खुद कर लेती। करण मायरा के पास आता है और वेटर को जाने का इशारा कर वही मायरा के सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, उस दिन तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बिल पे नहीं करने दिया था, जबकि उस दिन की ट्रीट मेरी तरफ से थी। फिर भी तो उस दिन ना सही, आज ही सही। मायरा मुस्कुराते हुए करण से, तो आज का मेरा लंच तुम्हारी तरफ से, हाँ। करण मायरा को देखते हुए, यस, वैसे आज तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं है। मायरा, वो नहीं आए, उनकी मीटिंग थी तो मैं अकेली ही आ गई। करण ये जानकर खुश होता है कि अरमान मायरा के साथ नहीं है और आज वो मायरा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकता है और अरमान भी यहाँ उसे रोकने के लिए नहीं है। करण मायरा से, माया तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी मॉम डैड से मिलने, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मायरा थोड़ा हिचकिचाते हुए, सॉरी करण, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैं काफी थक गई हूँ, तो मुझे घर जाना है। करण, प्लीज माया चलो ना,
यहीं पास में है घर, और तुम वहीं रेस्ट कर लेना। प्लीज चलो ना, इतने टाइम बाद हम दोनों मिले हैं, अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। करण के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मायरा हाँ कर देती है। करण मायरा का हाँ सुनकर खुश हो जाता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट के दूसरे रास्ते से, क्योंकि उसे पता था कि राघव मेन डोर पर मायरा का वेट कर रहा है। मायरा अपना फोन अपने हैंडबैग से निकालते हुए करण से बोली, करण बेट, मैं राघव को कॉल करके कह दूं कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, वह मेरा वेट ना करे। करण ये देख परेशान हो जाता है कि वह अब कैसे मायरा को रोके। अगर उसने राघव को बता दिया कि वह मेरे साथ जा रही है तो राघव उसे कभी नहीं जाने देगा। करण मायरा को रोक पाता उससे पहले ही मायरा बोली, शिट, ये क्या हुआ, मेरा फोन ऑफ कैसे हो गया? शायद मैं फोन चार्ज करना ही भूल गई। फिर करण को देखते हुए बोली, करण तुम यहीं रुको, मैं राघव से मिलकर आती हूँ। मायरा इतना कह जाने लगती है तो करण उसे रोकते हुए कहता है, माया तुम परेशान मत हो, मैं अपने असिस्टेंट से कह देता हूँ, वो राघव को इन्फॉर्म कर देगा। मेरा असिस्टेंट यहीं मेरे साथ ही आया है। इतना कह करण अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन कर मायरा से थोड़ा दूर जाकर बात करता है, और बात खत्म होने पर वह वापस मायरा के पास आ जाता है और कहता है, लो तुम्हारा काम हो गया, अब चलें? मायरा हाँ में सिर हिला देती है और करण के साथ चली जाती है। करण ने जब अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया था तब उसने उसे यह कहा था कि वह राघव को मायरा के बारे में कुछ न पता लगने दे और इस रेस्टोरेंट के वो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवा दे जिसमें वह मायरा के साथ दिख रहा है। करण को पता था कि जब मायरा नहीं मिलेगी तो राघव सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा। करण ने आज सोच लिया था कि वो मायरा को आज अपनी फीलिंग बता देगा और मायरा को अब खुद से दूर नहीं जाने देगा। वह मायरा को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। सिंघानिया मेंशन। करण मायरा को लेकर अपने घर आता है। मायरा को अपने घर आता देख करण की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। करण का मेंशन काफी बड़ा था, लेकिन अरमान के मेंशन के आगे छोटा ही था। करण मायरा को लिविंग एरिया में सोफे पर बैठाता है और अपने मॉम डैड को बुलाने चला जाता है। घर के स्टाफ से उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड घर पर नहीं है। करण मायरा के पास आकर बैठता है और इतनी देर में कुछ सर्वेंट खाने पीने की तरह तरह की चीजें लाकर टेबल पर मायरा के आगे रख देते हैं। करण मायरा से, माया तुम्हें जो खाना है खाओ, सब तुम्हारी पसंद के ही हैं। करण ने मायरा की पसंद को ही अपनी पसंद बना ली थी। मायरा को जो खाने पीने में अच्छा लगता था करण वही खाता था। यहाँ तक कि मायरा की फेवरेट कलर को भी इसने अपनी फेवरेट कलर बना लिया था। मायरा मना करते हुए, नो करण प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना है, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने लंच किया है, सो प्लीज इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड थैंक यू इन सब चीज़ों के लिए। वैसे अंकल आंटी कहाँ है? करण, वो मॉम डैड घर पर नहीं है, मुझे भी अभी ही पता चला कि वह दोनों बाहर गए हैं। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वह कुछ ही देर में आते होंगे। तब तक तुम कॉफ़ी तो पी ही सकती हो ना? करण ने मायरा की तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाते हुए कहा। मायरा ने कॉफ़ी का कप लेते हुए थैंक यू कहा और कॉफ़ी पीने लगी। कॉफ़ी पीते हुए दोनों ने ढेर सारी बातें की। जब मायरा ने अपनी वॉच पर नज़र डाली तो देखा शाम के 5 बज रहे थे। मायरा ने करण को देखते हुए कहा, बातों बातों में टाइम का तो ध्यान ही नहीं रहा, अब मुझे चलना चाहिए। मायरा के जाने की बात सुनकर करण निराश हो जाता है। मैं मायरा को अब कहीं नहीं जाने देना चाहता था। मैं मायरा को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। मायरा सोफे से उठकर जाने को हुई तो करण उसे रोकते हुए बोला, माया रुको। मायरा रुककर करण को देखते हुए बोली, क्या हुआ करण? करण, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मायरा, हाँ कहो, क्या कहना है? करण मायरा का हाथ पकड़कर बोला, यहाँ नहीं, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कहकर करण मायरा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। कमरे के बाहर खड़े होकर करण कहता है, माया ये मेरा कमरा है। करण कमरे का दरवाजा खोल मायरा को अंदर आने को कहता है। मायरा अंदर आती है तो करण रूम की लाइट ऑन कर देता है। मायरा रूम को देख हैरान हो जाती है। वह कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखती है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। कमरे की दीवारों पर सिर्फ मायरा की तस्वीरें लगी हुई थीं। मायरा यह देख हैरानी से करण से पूछती है, करण ये सब क्या है? करण खुशी से मायरा के पास आता है और अपने घुटनों पर बैठकर मायरा का हाथ पकड़कर कहता है, माया मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से सिर्फ तुम्हें चाहा है। आई लव यू माया। यह सब सुन और देख कर तो मायरा को जैसे बिजली का झटका लगा हो
वह जल्दी से करण के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम ये सब कहने की हिम्मत कर रहे हो। करण खड़ा होते हुए, माया मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो। मैंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तभी तो तुम मुझे आज तक भूली नहीं हो। मायरा करण की बातें सुनकर परेशान हो चुकी थी। उसे करण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में करण से कहा, अपनी बकवास बंद करो करण, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मुझे याद हो क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना है, और प्यार मैं सिर्फ अरमान से करती हूँ, समझे तुम? और आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना मुझे। यह कह मायरा कमरे से बाहर जाने लगी तो करण जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे पर खड़ा होकर मायरा को रोकता है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा माया, तुम सिर्फ मेरी हो। यह कहकर करण ने मायरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से दूसरे साइड बने दरवाजे के पास ले गया, और दरवाजा ओपन कर वहां का नजारा दिखाते हुए बोला, माया ये देखो, ये गार्डन और यहाँ लगे फूल सब तुम्हारे फेवरेट हैं। तुम्हें रोजेस बहुत पसंद है ना? देखो मैंने हर तरह के रोजेस लगाए हैं, रेड, पिंक, व्हाइट, येलो, सब सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर वह पूल के साइड दिखाते हुए बोला, ये देखो माया, तुम्हें स्विमिंग पूल में नहाना पसंद है ना? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा पूल बनवाया है। यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है माया, और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? मायरा करण के हाथ पकड़ने से बहुत इरिटेट हो रही थी, और ऊपर से करण उसे खींचकर इधर से उधर घुमा घुमा कर सब दिखा रहा था। मायरा ने कितनी कोशिश की करण से अपना हाथ छुड़वाने की, लेकिन उसने छोड़ा ही नहीं। मायरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, करण छोड़ो मेरा हाथ और मुझे जाने दो। अब करण किसी साइको की तरह बिहेव करने लगा था। वह मायरा के हाथों को और मजबूती से पकड़कर बोला, नहीं खाना, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। करण मायरा को कमरे में ले जाता है और उसे कमरे को दिखाते हुए कहता है, यह सब तुम्हारे लिए है माया। वह मायरा को एक तस्वीर दिखाते हुए बोला, यह फोटो तुम्हें याद है जब हम दोनों साथ बैठकर पढ़ते थे? माया, मैंने हमारी सारी यादें संभाल कर रखी हैं। मायरा बहुत इरिटेट हो गई थी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर करण से अपना हाथ छुड़वाया और उसे खुद से दूर धक्का देकर बोली, बस बहुत हुआ करण, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। और एक बात और ध्यान से सुन लो, मैं सिर्फ और सिर्फ अरमान से प्यार करती हूँ। मायरा कमरे से बाहर निकलकर चली जाती है। करण कुछ देर वहीं चुपचाप खड़ा मायरा की कई सभी बातों को याद करता है। वह यह जानकर बहुत दुखी होता है कि मायरा उससे प्यार नहीं करती, और ना ही कभी मायरा ने उससे प्यार किया था। वह ज्यादा जल्दी ही अपने होश में आता है और मायरा के पीछे उसे आवाज लगाते हुए रोकने लगता है। मायरा चलते हुए लिविंग एरिया तक आ गई थी। करण मायरा के पास पहुंचकर उसकी बाजू पकड़ अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मेरा प्यार बकवास है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, उस अरमान से प्यार करती हो? तो ठीक है, मैं उस अरमान को ही खत्म कर देता हूँ। करण इससे आके कुछ और कहता, उससे पहले ही मायरा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि करण ने मायरा की बाजू को छोड़ दिया और लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गया। मायरा ने करण की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना मेरे अरमान को हाथ लगाने की, वरना। करण माया को देखते हुए, वरना वरना क्या? तुमने उस अरमान की वजह से मुझ पर हाथ उठाया? इतना कहते हुए करण मायरा का हाथ पकड़ उसे लगभग खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। मायरा करण से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। करण ने बहुत ही मजबूती से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। करण मायरा को खींचते हुए लेकर जा रहा था, तभी उसे कोई आवाज देकर रोकता है। करण! आवाज सुन करण रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। मायरा भी पीछे मुड़कर देखती है तो घर के मेन डोर पर करण के मॉम डैड खड़े थे। मायरा करण के मॉम डैड को नहीं पहचानती थी, क्योंकि उसने कभी उन्हें देखा नहीं था। सिर्फ एक बार करण के डैड से मिली थी। विनोद जी और ललिता जी दोनों करण के पास आते हैं। ललिता जी गुस्से में करण के पास आती हैं और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारती है, और उससे मायरा का हाथ छुड़वाती हैं और कहती हैं, एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मायरा करण की इन हरकतों से बहुत डरी हुई थी। ललिता जी और विनोद जी के आने से मायरा को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा अब वो यहाँ से जा पाएगी। करण से अपना हाथ छूटते ही मायरा ललिता जी के पीछे आकर खड़ी हो गई। करण ललिता जी को देखते हुए, मम ये माया है, मेरी माया। ललिता जी करण को बीच में रोकते हुए, वो तेरी माया नहीं है, वो किसी और की पत्नी है। तुझे पहले भी कहा था
और अब भी कह रही हूँ, भूल जा उसे। इधर राघव काफी देर तक मायरा का वेट करता है। जब मायरा को 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो जाता है तो वह सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और मायरा को ढूंढने लगता है, लेकिन मायरा उसे कहीं नहीं दिखती। राघव पूरे रेस्टोरेंट में मायरा को देखता है, लेकिन मायरा उसे कहीं नहीं मिलती। जब राघव को मायरा कहीं नहीं मिली तो वह उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाता है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने को बोलता है। पहले तो मैनेजर मना कर देता है, फिर जब राघव उससे बताता है कि वह किसे ढूंढ रहा है और वह किसके लिए काम करता है, तो मैनेजर मना नहीं करता और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। लेकिन उसमें उसे मायरा कहीं नहीं दिखती, क्योंकि उस टाइम की सभी फोटोज डिलीट थी। मुंबई। मायरा को मैसेज करने के 1 घंटे बाद अरमान की मीटिंग खत्म हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट अरमान की कंपनी को मिलता है। मीटिंग खत्म होते ही अरमान सभी से मिलकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलकर सबसे पहले मायरा को फोन करता है। मायरा का फोन ऑफ पाकर अरमान थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि मायरा कभी अपना फोन ऑफ नहीं करती थी। अरमान एक बार और ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी फोन ऑफ आता है। अरमान ने राघव को फोन किया तो उसे पता चला कि मायरा रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और अब वह वहां नहीं है। यह सुनकर अरमान घबरा जाता है और मनाली के लिए निकल जाता है। कुछ ही घंटों में अरमान अपने प्राइवेट प्लेन से मनाली पहुंच जाता है। इस वक्त अरमान, कुणाल और राघव करण के घर जा रहे होते हैं। अरमान मायरा की लोकेशन ट्रेस करते हुए सिंगानिया मेंशन पहुंच जाता है। अरमान ने मायरा को जो बॉस दी थी, उसे अरमान को मायरा की लोकेशन मिलती है। अरमान बहुत घबराया हुआ था। वह पहले ही मायरा को अकेले नहीं भेजना चाहता था। उसे डर लग रहा था कि करण मायरा और उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अरमान, कुणाल और राघव गाड़ी से उतरकर सीधे सिंगानिया मेंशन में जाते हैं। अरमान अंदर आकर अंदर का नजारा देख हैरान हो जाता है। लिविंग एरिया का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। यह सब देख अरमान को अब एक डर सताने लगता है। अरमान मायरा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाता है, मायरा मायरा। आवाज सुन विनोद जी अपने कमरे से निकल कर आते हैं और सामने अरमान को देख डर जाते हैं। अरमान विनोद जी को देखकर गुस्से से बोलता है, मेरी मायरा कहाँ है? विनोद जी डरते हुए बोले, मिस्टर मलिक, मुझे नहीं पता कि मायरा कहाँ है। अरमान, मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि आप अपने बेटे को मेरी वाइफ से दूर रखें, लेकिन शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई। बताइए मेरी वाइफ कहाँ है? विनोद जी, मिस्टर मलिक, मुझे नहीं पता कि मायरा कहाँ है। करण उसे कहाँ लेकर गया है। अरमान, आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता, जबकि मायरा यहीं इसी घर में है। अरमान राघव को पूरे घर में मायरा को ढूंढने को बोलता है और खुद भी मायरा को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगता है। वहीं राघव और कुणाल भी मायरा को ढूंढने लगते हैं। अरमान अपने फोन में लोकेशन चेक करते हुए एक कमरे के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि लोकेशन उसी कमरे की तरफ शो कर रहा था। अरमान कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर आकर देखता है कि कमरे की दीवार पर मायरा की तस्वीरें लगी हुई थी। यह सब देखकर अरमान को बेहद गुस्सा आता है। अरमान आगे बढ़कर वह सभी तस्वीरें दीवार से निकालने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मायरा की एक भी तस्वीर यहाँ रहे। इतने में कुणाल और राघव मायरा को ढूंढते हुए उसी कमरे की तरफ आ जाते हैं। वह भी पूरे कमरे में मायरा की तस्वीर देख चौंक जाते हैं। कुणाल अरमान को देखता है, जो मायरा की तस्वीरें निकालकर इकट्ठा कर रहा था। कुणाल अरमान के पास जाकर उसे पकड़कर अपनी तरफ करता है और कहता है, अरमान, ये सब करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें इस वक्त मायरा को ढूंढना है। अरमान गुस्से में राघव की तरफ देखता है और कहता है, तुम पर भरोसा करके मायरा को तुम्हारे साथ भेजा था और तुम उसका ध्यान भी नहीं रख पाए। इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद नहीं की थी मैंने तुमसे। राघव, अगर मेरी मायरा को कुछ भी हुआ ना, तो उस करण के साथ साथ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। राघव अरमान की बात सुन बेहद शर्मिंदा था। उसे पता था कि उसे लापरवाही हुई है। उसकी गलती की वजह से मायरा मिसिंग है। क्यों वह मायरा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर तक नहीं गया? क्यों उसने मायरा की बात मानकर बाहर ही रुक गया? राघव अपना सिर झुकाए अरमान की बातें सुन रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह मायरा का ध्यान नहीं रख पाया। कुणाल अरमान को शांत करता है। तब तक विनोद जी भी उस कमरे में आ गए थे। विनोद जी को देखते हुए कुणाल ने पूछा, हमें सच सच बता दीजिए कि मायरा कहाँ है। विनोद जी कुणाल से, देखो मैं सच कह रहा हूँ, मायरा यहाँ नहीं है। करण उसे यहाँ लेकर आया था और वह उसे जबरदस्ती अपने साथ रहने को कह रहा था, और मैंने और उसकी मॉम ने उसे रोकना चाहा तो उसने अपनी मॉम को जख्मी कर दिया और मायरा को लेकर चला गया।
लेकिन वह कहाँ गया मुझे नहीं पता। अरमान और कुणाल उसे शक भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्हें विनोद जी की कई बातों पर विश्वास नहीं हो। विनोद जी उनकी नजरों को समझते हुए, अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद चलकर मेरी वाइफ को देख लीजिए। अभी डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट करके गए हैं। वह मायरा के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया है कि उसने आज अपनी मम को मारने की कोशिश की, क्योंकि उसकी मम ने उसे मायरा को ले जाने से रोका। आपको जो करना है वह कीजिए उसके साथ, लेकिन मायरा को बचा लीजिए, क्योंकि करण अपने आपे से बाहर हो गया है। पता नहीं वह मायरा के साथ क्या करेगा। विनोद जी ने अपने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा। विनोद जी की बातें सुन अरमान और कुणाल दोनों को मायरा की फिक्र होने लगी थी। कुणाल अरमान को देखते हुए, अरमान जल्दी चलो, हमें मायरा को ढूंढना चाहिए। अरमान कमरे से बाहर निकलता उससे पहले ही उसकी नजर नीचे फ्लोर पर पड़े मायरा की वॉच पर गई। अरमान ने आगे बढ़कर वॉच को उठाया और बोला, भैया ये वॉच मायरा की है। अरमान जब करण के कमरे में आया तो वहां मायरा की तस्वीर देख वह वॉच के बारे में भूल गया था। मायरा को यहाँ न पाकर अरमान को बुरे बुरे ख्यालों ने बेचैन कर दिया था। अरमान सिंगानिया मेंशन से निकलकर गाड़ी में आ बैठा और अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू की एक बूंद उसके गाल पर आ गई। मायरा का उसके साथ न होना उसे खाए जा रहा था। अरमान ने अपनी आंखें खोली और अपना लैपटॉप चेक किया कि कहीं से कोई उसकी लोकेशन मिल जाए, लेकिन किसी तरह का कोई सिग्नल उसे नहीं मिला। वक्त बीतने के साथ ही अरमान की घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राघव गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कुणाल दूसरी गाड़ी में था। तीनों ही बेचैनी से मायरा को ढूंढ रहे थे और अरमान बार बार अपना फोन और लैपटॉप चेक करता। मायरा को ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई थी, लेकिन मायरा का कुछ पता नहीं चला था। वे तीनों मेहरा निवास आ चुके थे और सभी परेशान थे। कोई सोया भी नहीं था। अरमान बेचैनी से लिविंग एरिया में चक्कर लगा रहा था। अनिल जी ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा तो अनिल जी को देखते ही अरमान एक पल के लिए रुका और उनके गले लग गया। अनिल जी ने उसे संभालना चाहा, लेकिन अनिल जी के गले लगते ही अरमान की रुलाई छूट गई। मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल, पता नहीं मायरा कहाँ है और न जाने किस साल में होगी। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा उसका। जब अरमान को कोई रास्ता नहीं मिला तब उसने मनाली के पुलिस कमिश्नर को फोन कर उनसे मदद मांगी। पुलिस को भी जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तब पुलिस वालों ने अपनी पूरी टीम को शहर के चारों तरफ दौड़ा दिया और अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया, लेकिन उस सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पूरी रात निकल चुकी थी, पूरा दिन भी। मायरा को गुम हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुका था। मायरा की जब आंख खुली तो कुछ देर तक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया रहा। कुछ देर बाद जब वह पूरी तरह होश में आई तब उसने खुद को किसी कमरे में पाया। मायरा एक झटके से उठकर बैठ गई और बेड के नीचे उतरकर दरवाजे को खोलने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक था। बहुत कोशिश के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो मायरा वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। घुटनों में अपना मुंह छिपाए मायरा रो रही थी और अरमान को याद कर रही थी। अरमान कहाँ है आप, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। मायरा ये कहते हुए रोई जा रही थी कि अचानक से उसे कुछ याद आया और रोना बंद कर उसने अपने गले पर हाथों को फेरते हुए अपना मंगलसूत्र ढूंढने लगी। मायरा ने बंद गले का कुर्ता पहना हुआ था तो मंगलसूत्र उसके कुर्ते के अंदर छिपा हुआ था। मायरा ने अपना मंगलसूत्र बाहर निकाला और उसमें लगे क्रिस्टल को जोर से दबा दिया। इतने में कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज आई तो मायरा ने झट से अपना मंगलसूत्र अपने कुर्ते के अंदर वापस डाल लिया। करण खाने की प्लेट लेकर मायरा के पास आया तो उसने देखा मायरा नीचे जमीन पर बैठी है। करण खाने की प्लेट टेबल पर रखता है और मायरा के पास आता है। मायरा करण को देख डर गई थी और करण को अपने पास आता देख मायरा जमीन के सहारे सरक कर कोने में चली गई और अपने हाथ पैर को समेट कर बैठ गई। इस वक्त मायरा के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। करण मायरा को खुद से डरता और दूर जाता देख बोला, माया मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर मायरा के पास नीचे जमीन पर बैठते हुए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ माया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और यहाँ कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अब चलो खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। कहकर करण मायरा का हाथ पकड़ उसे उठाता है। मायरा करण को दूर धकेल कर रूम से बाहर भाग जाती है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मायरा पूरे घर में घूम घूम कर वही हॉल में आ जाती है। करण वही सोफे पर बैठकर मायरा को देख रहा था। जब मायरा ने करण को धक्का देकर भागी
तो करण उसके पीछे उसे पकड़ने नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराकर आराम से चलते हुए बाहर आकर सोफे पर बैठ गया और मायरा को देखने लगा। मायरा जब थक हार कर रुक जाती है, तब करण उसे कहता है, माया, मैंने कहा था ना कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। फिर करण उठकर मायरा के पास आते हुए बोला, चलो अब तुम्हारा भागना दौड़ना हो गया हो तो कुछ खा लो। मायरा करण से दूर जाते हुए, दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना। करण मायरा को देखते हुए, माया, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। मायरा चिल्लाते हुए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, कितनी बार बता चुकी हूँ तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ अरमान से प्यार करती हूँ। अरमान का नाम सुन करण को गुस्सा आ जाता है। जब से उसने मायरा को अपनी फीलिंग बताई थी, तब से मायरा बार बार उससे यही कह रही थी कि वो उससे नहीं, अरमान से प्यार करती है। करण ने गुस्से में आगे बढ़कर मायरा के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ लगते ही मायरा लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। करण मायरा के पास बैठकर उसके बालों को पकड़कर जोर से खींचता है, जिससे मायरा का चेहरा ऊपर उठ जाता है और दर्द से मायरा के मुंह से आह निकल जाती है। मायरा अपने हाथों से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन करण, वो तो गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसे मायरा के दर्द की कोई परवाह ही नहीं थी। करण ने मायरा के बालों को कसकर पकड़कर अपने दांत भींचते हुए बोला, अरमान, अरमान, जब देखो तब अरमान, अब दोबारा तुम्हारे होठों पर अरमान का नाम नहीं आना चाहिए। अब तुम सिर्फ मेरा नाम लोगी, समझी? इतना कहे करण ने मायरा के बाल छोड़ उसका हाथ पकड़ उठाया और कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया। वहीं मायरा जमीन पर बैठकर रोने लगी। करण ने उसे इतनी जोर का थप्पड़ मारा था कि उसके गालों पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे। सुबह का वक्त था, अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। अरमान, जो कि कई घंटों से लैपटॉप के सामने बैठा था, अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई। अरमान लैपटॉप लिए कमरे के बाहर आया और कुणाल और राघव को अपने साथ चलने को कहा। कुछ ही देर में अरमान, कुणाल और राघव एक सुनसान पहाड़ी पर बने चर्च के कुछ दूरी पर थे। कुणाल अरमान से, अरमान, हम यहाँ क्यों आए हैं? अरमान उस चर्च को देखते हुए, क्योंकि मायरा यही है। कुणाल और राघव यह सुन चौंक जाते हैं और कुणाल अरमान से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मायरा यही है? अरमान अपना लैपटॉप दिखाते हुए, ये देखिए भैया, ये मायरा ने सिग्नल भेजा है। उसके गले में जो मंगलसूत्र है, उसमें एक क्रिस्टल है। वह कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है। उस क्रिस्टल के साथ एक छोटा सा चिप लगा हुआ है, जिसे दबाने से वह एक्टिव हो जाता है। और मैंने मायरा को बताया था कि अगर वह कभी किसी तरह की प्रॉब्लम में हो या मुझ तक ना पहुंच पाए, तो वह उस क्रिस्टल को जोर से दबा दे और मुझे उसका लोकेशन मिल जाएगा। और मायरा ने वैसा ही किया और उसका लोकेशन इस चर्च का ही है, यानी मायरा इसी चर्च में है। कुणाल और राघव ने लैपटॉप में देखा तो वाकई लोकेशन चर्च की तरफ दिखा रहा था। कुछ देर तीनों वहीं गाड़ी में बैठकर किसी के बाहर आने का वेट करते हैं। जब कोई उन्हें नजर नहीं आता तो अरमान गाड़ी से बाहर निकलने लगता है कि तभी कुणाल उसे रोकता है और चर्च की तरफ देखने को बोलता है। अरमान ने भी चर्च की तरफ देखा तो उसे करण दिखा। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। करण को देख अरमान का तो खून खौल गया। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वह करण को जान से मार डाले, लेकिन वह मायरा को किसी तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह वहीं रहकर वेट करता है। बात करने के बाद करण कुछ देर वहीं खड़ा होकर सिगरेट पीता है और फिर चर्च के अंदर चला जाता है। करण के जाने के बाद तीनों गाड़ी से उतरकर चर्च की तरफ चले जाते हैं। अरमान राघव को चर्च के बाहर ही रुकने को बोलता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वह बाद में आकर संभाल ले। अरमान और कुणाल चर्च के अंदर आते हैं और पूरे चर्च में मायरा को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मायरा या करण कोई नहीं मिलता। कुणाल अरमान से, करण तो अंदर ही आया था, तो वह कहाँ चला गया? यहाँ तो कोई नामो निशान भी नहीं है उसका। अरमान चर्च के चारों तरफ देखते हुए कुणाल से बोला, वह यही है भैया, यहाँ जरूर कोई सीक्रेट जगह है जहाँ उसने मायरा को छुपाया हुआ है। तभी उन दोनों को कुछ आवाजें आती हैं, तो वह दोनों जल्दी से छिप जाते हैं। जीसस के स्टैचू के पीछे से करण निकल कर आता है और बाहर चला जाता है। करण के जाते ही अरमान उस जगह जाता है जहाँ से करण आया था। वहाँ नीचे की तरफ से एक सीक्रेट रास्ता था, जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अरमान उन सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है। कुणाल वही चर्च में छिपकर करण पर नजर रखे था। अरमान नीचे आकर देखता है कि वहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ था, जहाँ एक छोटा सा लिविंग रूम, किचन और दो कमरे थे।
अरमान आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोलता है और कमरे के अंदर देखता है। मायरा वहां नहीं थी। फिर अरमान दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है तो वह खुलता नहीं। अरमान देखता है रूम ब्लॉक है तो अरमान चाबी ढूंढने लगता है। अरमान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उसे चाबी वहीं टेबल पर रखी मिल जाती है। अरमान उस कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुन मायरा घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ देखने लगती है। दरवाजा खुलता है तो मायरा देखती है कि सामने अरमान खड़ा है। अरमान को देख मायरा की आंखों में चमक आ जाती है और साथ ही आंसू। मायरा अरमान का नाम लेती है, अरमान, और भागकर उसके गले लग जाती है। अरमान भी मायरा को देख खुश हो जाता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। पूरे 36 घंटे के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। मायरा को गले लगाते ही अरमान के आंसू निकल जाते हैं और मायरा भी अरमान के सीने से लगी रो रही होती है। दोनों सुकून से एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। अरमान ने मायरा के बालों पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूमा और पूछा, तुम ठीक हो? मायरा अरमान के सीने से लगे हुए ही रोते हुए बोली, नहीं, मैं आपके बिना बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे अपने साथ ले चलिए अरमान, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरमान ने मायरा के चेहरे को अपने हाथों में भरा तो मायरा दर्द से करा उठी। आह! अरमान उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन उसने मायरा के गाल को देखा, जहाँ उंगलियों के लाल निशान बने हुए थे और गाल थोड़ा सूजा हुआ भी था। ये देख अरमान का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया और उसने मायरा से पूछा, क्या उसने तुम्हें मारा है? तो मायरा ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। अरमान ने मायरा के आंसू पोंछे और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी उन्हें कुछ आवाजें आई तो आवाज सुनकर अरमान मायरा को अपने साथ लेकर उस सीक्रेट रास्ते के ऊपर की तरफ आ गया, जहां उसने देखा कि कुणाल और राघव ने करण को पकड़ा हुआ है। करण घुटनों के बल बैठा हुआ था। राघव ने अपनी गन उसके माथे पर टिकाई हुई थी। अरमान को अपने सामने देख उसका गुस्सा बढ़ गया और मायरा को अरमान के साथ देख और अरमान के हाथों में मायरा का हाथ देख करण तो गुस्से में पागल ही हो गया। उसका खून खौल उठा। वो उठकर अरमान की तरफ बढ़ा ही था कि राघव ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर खींचकर एक पंच दे मारा, जिसे लड़खड़ाकर करण नीचे जमीन पर गिर गया। कुणाल ने जब मायरा को देखा तो वह भागकर उसके पास आ गया। मायरा भी कुणाल को देख उसके सीने से लग गई। कुणाल मायरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, तू ठीक है ना? अरमान करण के पास जाता है और उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मायरा पर हाथ उठाने की? इतना कह अरमान ने गुस्से में करण की नाक पर एक पंच जड़ दिया। अरमान ने एक के बाद एक गुस्से में करण के चेहरे पर मुक्के बरसा दिए। कुछ पल में ही करण मार खाकर अधमरी हालत में नीचे गिर गया। अरमान ने उसके हाथ पर अपना पैर रखकर उसे कुचल दिया। अरमान झुका और उसके गले को पकड़कर उठाया। वो गुस्से में चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? अरमान ने उसके गले को दबाना शुरू किया तो कुणाल और राघव, जो कि वहां से थोड़ा दूर खड़े ये सब देख रहे थे, उन्होंने अरमान को पकड़ लिया था। कुणाल घबराते हुए बोला, अरमान छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। और अरमान उसे छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। अरमान बोला, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मायरा को छूने की, उस पर हाथ उठाने की? करण को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। मायरा ने देखा अरमान किसी की बात नहीं सुन रहा तो वह अरमान के पास गई और बोली, अरमान उसे छोड़ दीजिए। मायरा आगे बढ़कर अरमान का हाथ पकड़ उसे छुड़वाने लगी तो अरमान ने मायरा की तरफ देखा, जो उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। अरमान ने झटके से करण को छोड़ दिया। करण वहीं जमीन पर गिर गया और खांसते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अब पुलिस भी वहां आ गई थी। कुणाल ने फोन करके पुलिस को बुला लिया था और उन्हें सारी बातें भी बता दी थी। पुलिस करण को लेकर जाने लगी तो करण ने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा और अपनी माया को तुझसे छीन कर ले जाऊंगा। अरमान अरमान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां खींची और करण की तरफ बढ़ता उससे पहले ही मायरा ने उसके हाथों को पकड़ते हुए रोक लिया। पुलिस करण को ले जाती है। कुणाल और राघव भी अरमान को चलने का बोल उस चर्च से बाहर निकल जाते हैं। अरमान गुस्से में मायरा को देखते हुए बोला, तुमने मुझे क्यों रोका? अगर तुम बीच में नहीं आती तो आज मैं उसे जान से मार देता। मायरा रुआसा होती हुई बोली, फिर उसके बाद क्या होता? पुलिस आपको मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती। फिर मेरा और हमारे बच्चे का क्या होता, सोचा है आपने? आपके बिना हम दोनों कैसे रहते? ये कहते हुए मायरा ने अरमान का हाथ अपने पेट पर रख दिया। अब अरमान अपने गुस्से को भूल चुका था। उसने प्यार से मायरा के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी बेबी, डैडा कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे।
अरमान झुककर मायरा के पेट पर किस कर लेता है। यह देख मायरा ने मुंह बनाते हुए कहा, सारा प्यार बेबी के लिए, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। अभी तक तो बेबी आया भी नहीं। तो यह हाल है, जब आ जाएगा तब तो आप मुझे भूल ही जाएंगे। अरमान मायरा को मुस्कुराकर देखते हुए, अपनी बेबी से जलन हो रही है तुम्हें, पर तुम फिक्र मत करो, मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ। और तुम्हें लगता है कि बेबी के आने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मायरा अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बोली, क्या पता। आपने तो अभी तक मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने कुछ खाया भी है कि नहीं। कल से भूखी हूँ, बहुत भूख लग रही है। और आप हैं कि अपने बेबी से ही बातें करने में बिजी हैं। अरमान चौंकते हुए, क्या तुमने कल से कुछ नहीं खाया? चलो अभी घर चलते हैं और मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगा। अरमान मायरा को लेकर मेहरा निवास आता है। दिव्या जी, अनिल जी और रिया मायरा को सही सलामत देख खुश होते हैं। दिव्या जी मायरा के पास आती हैं और उसे गले लगाकर कहती हैं, तू ठीक है ना? मायरा दिव्या जी को देखते हुए, मैं ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। आपकी आंखें कितनी सूज गई हैं। आप रोई थी क्या? कुणाल मायरा के पास आते हुए, रो रो कर माँ ने अपना बुरा हाल कर लिया था, और कोई सोया भी नहीं। बस हर जगह सिर्फ तुझे ही ढूंढ रहे थे हम सब। मायरा सबको देखते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सबको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। अगर मैं करण के साथ ना जाती तो यह सब नहीं होता। अरमान मायरा को देखते हुए पूछता है, तुम अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी? मायरा अरमान को देखते हुए, हाँ अरमान, मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, तब करण वहाँ मुझसे मिला था और उसने मुझसे कहा कि इसके मम डैड मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने मना किया, फिर वह काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगा, तो मैं चली गई और मेरा फ़ोन भी ऑफ था, तो मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई और ना ही राघव को इन्फॉर्म कर पाई। करण ने कहा था कि उसका असिस्टेंट राघव को इन्फॉर्म कर देगा कि मैं उसके साथ उसके घर जा रही हूँ। और जब काफ़ी देर हो गई तब मैं घर वापस आने के लिए वहाँ से निकलने लगी, तो करण ने मुझे जाने नहीं दिया, ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखना चाहता था। अरमान थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, तुम ऐसे कैसे किसी पर भी ट्रस्ट कर सकती हो, वो भी करण पर? तुम जानती ही कितना हो उसे, जो उस पर विश्वास करके उसके साथ चली गई और बिना राघव को इन्फॉर्म किए तुम उसके साथ चली गई। मायरा अरमान को देखते हुए बोली, अब मुझे थोड़ी ना पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। स्कूल में वह मेरा एक अच्छा दोस्त था, बस इसलिए मैं उसके साथ चली गई। अरमान ने कहा, उसने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं माना, वह शुरू से ही तुम्हें पसंद करता था। और फिर अरमान ने उसे वह सारी बातें बताई जो कुणाल और अनिल जी ने बताई थी। अरमान की सभी बातें सुन मायरा कुणाल की तरफ देखती है, तो कुणाल भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। यह सब सुन मायरा शौक हो जाती है और कहती है, आप सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अनिल जी मायरा को देखते हुए, क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम्हें यह सब पता चले। वो तुमसे तुम्हारी आज़ादी नहीं छीनना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि तुम किसी के पागलपन की वजह से घर में बंद रहो। मायरा ने अनिल जी को देखते हुए कहा, इसलिए पापा हमेशा बॉडीगार्ड को मेरे साथ भेजते थे? अनिल जी ने हाँ में सिर हिलाया। आज का खाना अरमान ने बनाया था। दिव्या जी और रिया ने उसे मना भी किया, लेकिन अरमान ने किसी की नहीं सुनी और खुद ही सबके लिए खाना बनाया और मायरा के लिए उसके पसंद का खाना बनाया। सभी खाना खा रहे थे और अरमान के बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। खाने के कुछ देर बाद अरमान मायरा को लेकर मुंबई चला जाता है। मुंबई में किसी को नहीं पता था कि मायरा के साथ क्या हुआ था। अरमान ने किसी को नहीं बताया था, वह नहीं चाहता था कि सब परेशान हो। अरमान और मायरा लिविंग एरिया में आते हैं तो देखते हैं कि दादी और प्रिया जी वहीं बैठी हैं। दादी जी, आ गए आप दोनों? मायरा दादी के पास बैठते हुए, जी दादी, आप कैसी हैं? दादी जी मायरा को देखते हुए, हम तो ठीक हैं, लेकिन आप हमें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मायरा, मैं ठीक हूँ दादी, मुझे क्या हुआ? दादी जी मायरा के चेहरे को देखते हुए बोली, कितना थक गई हैं आप, इतना काम मत किया करो। फिर प्रिया जी ने कहा, माँ यह आपका अरमान है ना, इसने ही मेरी बेटी को अपने जैसा बना दिया है। इस पर काम का इतना प्रेशर डाला हुआ है कि मेरी बच्ची ठीक से सो भी नहीं पाती होगी। दादी जी मायरा से, बेटा आपको काम करने से कोई मना नहीं करता, लेकिन अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो, इस हाल में तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए। फिर अरमान को देखते हुए बोली, अरमान आप भी हमें काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, जाइए जाकर आप दोनों थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और हाँ हमारी मायरा से ज़्यादा काम मत करवाया करो। अरमान, जी दादी। अरमान अब क्या बताए उन्हें कि मनाली में उनके साथ क्या हुआ है, इसलिए अरमान ने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहा और चुप ही रहा।
मायरा चारों तरफ देखते हुए प्रिया जी से बोली, मम्मा रियांस कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरमान मायरा से, वो 2 दिनों के लिए अपने स्कूल ट्रिप पर गया है। प्रिया जी, तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था, तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, तो हमने अरमान से पूछकर रियांस को भेज दिया। रियांस का भी बहुत मन था जाने का। मायरा, मम्मा आप सबको मुझसे या अरमान से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब भी रियांस के लिए डिसीजन ले सकते हैं। अरमान, जी मम, आप सब जो अच्छा लगे रियांस के लिए वो कर सकते हैं। प्रिया जी, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं खाना तुम्हारे कमरे में ही भिजवा देती हूँ। फिर अरमान और मायरा अपने कमरे में चले जाते हैं। मायरा अरमान से, अरमान आप शावर ले लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। अरमान मायरा को अपनी बाहों में उठाता है और कहता है, चलो दोनों साथ में शावर लेंगे। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं। मायरा मिरर के सामने बैठकर अपने बालों को सुखा रही होती है। अरमान मायरा के हाथ से ड्रायर लेकर खुद उसके बालों को ड्रायर से सुखाने लगता है। बालों को सुखाने के बाद अरमान मायरा के बालों में कॉम्ब करता हुआ कहता है, जान तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं, क्या तुम्हारे हाथ नहीं थकते इन्हें वॉश करते टाइम? मायरा मिरर में से अरमान को देखते हुए, बहुत थक जाती हूँ, तो फिर क्या करूँ, कटवा दूँ इन्हें? हाँ यही सही रहेगा, कोई अच्छा सा हेयर कट करवा लेती हूँ, वैसे छोटे बाल ठीक रहेंगे ना? यह कह मायरा मुस्कुरा देती है और अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगती है। मायरा ने यह जानबूझकर कहा था। वो जानती थी कि अरमान को उसके लंबे बाल बहुत पसंद है। वो देखना चाहती थी कि अरमान क्या कहेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। अरमान झट से बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें कटवाने की। मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद है, दोबारा कभी इन्हें कटवाने की सोचना भी मत। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है इन्हें वॉश करने में या कॉम करने में, तो मैं कर दूंगा, लेकिन खबरदार जो तुमने इन्हें कटवाया। मायरा मुस्कुराकर अरमान की तरफ पलटी और अपने दोनों हाथों से उसके गालों को खींचते हुए कहती है, मेरे प्यारे पतिदेव आप टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं कटवाऊंगी अपने बाल, मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है आपको मेरे लंबे बाल बहुत पसंद हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो अरमान उसको अंदर आने को कहता है। एक सर्वेंट खाने की ट्रे लिए अंदर आता है और खाने की ट्रे टेबल पर रखकर चला जाता है। दोनों ने साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद सो गए। दोनों बहुत थके हुए थे। अरमान तो जब से मायरा मिसिंग हुई थी तब से सोया भी नहीं था, बस मायरा को ढूंढ ही रहा था। इसलिए बिस्तर पर लेटते ही दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। समय तेजी से बीतता चला जाता है। सुबह के 9 बज रहे थे और मायरा अभी तक सो रही थी। रात भर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए वह अभी तक सो रही थी। अरमान रेडी हो चुका था। आज अरमान ऑफिस नहीं जा रहा था, क्योंकि मायरा को लेकर उसे आज हॉस्पिटल जाना था, चेकअप के लिए। अरमान मायरा के पास आकर बेड पर बैठता है और उसके चेहरे पर से बालों को साइड कर उठाता है और कहता है, जान उठ जाओ, सुबह के 9 बज गए, कुछ खा लो, आज हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। मायरा अपनी आंखें बंद किए हुए ही अरमान का हाथ पकड़ अपने दोनों हाथों के बीच लेती है और अपने गाल के पास रख कर बोली, अरमान प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए। अरमान मायरा के गाल को सहलाते हुए, जान तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया और पूरी रात वॉमिटिंग करती रही, अब तो कुछ खा लो, थोड़ा सा ही खा लो। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं वही तुम्हारे लिए बना दूंगा। मायरा अपनी आंखें खोल अरमान को देखते हुए, अरमान सच में मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरमान मायरा को उठाते हुए, ओके, कुछ नहीं खाना कोई बात नहीं, तुम उठो, फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ। मायरा उठकर बैठती है और अरमान के कंधे पर सिर रखकर कुछ देर ऐसे ही बैठी रहती है। अरमान उसके गालों को प्यार से सहला रहा होता है। मायरा को अचानक से थोड़ा अजीब सा फील होता है, तो वह अपने मुंह पर हाथ रखकर भागकर बाथरूम में जाती है। अरमान भी मायरा के पीछे बाथरूम में जाता है और देखता है कि मायरा फिर से वोमिटिंग कर रही है। अरमान मायरा के पास जाकर उसकी पीठ को सहलाता है। मायरा अपना फेस वॉश करती है। अरमान टॉवल से उसका फेस पोंछता है और देखता है कि एक ही रात में मायरा का चेहरा कैसे मुरझा गया है। मायरा अरमान के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। अरमान मायरा को रोता देख घबरा जाता है। वो पूछता है, जान क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कुछ और भी हुआ है क्या? मायरा नामे अपना सिर हिला देती है और अरमान पर अपनी पकड़ और मजबूत करके रोने लगती है। अरमान मायरा को अपनी बाहों में उठाकर रूम में आता है और बेड पर बिठाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, जान क्या हुआ, प्लीज बताओ ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
मायरा रोते हुए, कुछ नहीं हुआ, बस मेरा रोने का मन कर रहा है। अरमान शॉकिंग भरा चेहरा बनाकर मायरा को देखते हुए बोला, क्या रोने का मन कर रहा है इसलिए तुम रो रही हो? मायरा अपने आंसू पोंछते हुए, हाँ तो फिर और क्यों रोऊंगी मैं? अरमान मुस्कुराकर मायरा को देखते हुए बोला, जान तुम तो सच में मेरी जान लेकर ही मानोगी। ये सुन मायरा ने अरमान के सीने पर एक मुक्का जमा दिया। अरमान अपने सीने पर हाथ रख बोला, आउश, अब क्या मारने का भी मन कर रहा है? मायरा फिर से अरमान को मारते हुए, हाँ मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है मारने का। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अरमान मायरा के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे को किस करके मुस्कुराते हुए कहता है, ओके बाबा, मार लेना जितना मारना है, आगे से कुछ नहीं बोलूँगा। अरमान को पता था कि ये मायरा के मूड स्विंग्स है। जब कभी मायरा चिड़चिड़ी हो जाती थी तो अरमान बहुत परेशान हो जाता था मायरा को लेकर। तो उसने सामर्थ्य से पूछा और गूगल पर भी सर्च किया था। तब उसे पता चला कि प्रेगनेंसी में ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। डॉक्टर के केबिन में अरमान और मायरा दोनों बैठे थे। डॉक्टर रिपोर्ट चेक कर अरमान और मायरा की तरफ देखते हुए कहती है, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। अरमान डॉक्टर से, डॉक्टर मायरा को इतनी वोमिटिंग क्यों होती है और उस वजह से मायरा ठीक से कुछ खा भी नहीं पाती? ये कहते वक्त अरमान के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिख रही थी। डॉक्टर अरमान को देख थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, ऐसा होता है मिस्टर मलिक, बस कुछ दिन और ऐसा रहेगा। प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही रहता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने मेडिसिन दे दी है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेडिसिन दे सकते हैं। कुछ देर डॉक्टर से बात करने के बाद अरमान और मायरा हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। मायरा अरमान से, अरमान हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का तो रास्ता नहीं है। अरमान ड्राइव करते हुए, हम लंच करने जा रहे हैं। मायरा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी अरमान ने उसे चुप कराते हुए कहा, अब कुछ मत बोलना, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। अब तुम ही सोचो इससे तुम्हारे और हमारे बेबी की हेल्थ पर कितना फर्क पड़ेगा। और डॉक्टर ने भी तो यही कहा है कि तुम्हें टाइम पर खाना चाहिए। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान लंच हम घर जाकर कर लेंगे, बाहर लंच करना ज़रूरी है। अरमान ने कहा, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों साथ लंच करें और आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। पहले लंच करेंगे, फिर शॉपिंग, फिर मूवी, फिर घर जाएंगे।